देखिए, लेटर बम के बाद महाराष्ट्र की सियासत में जो भूचाल आया है उसका असर अब मंत्रिमंडल पर पहले हफ्ते, अप्रैल के पहले हफ्ते में दिखाई दे सकता है। और उस फेरबदल में हो सकता है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख की कुर्सी चली जाए या फिर उनका मंत्रालय बदल दिया जाए। इस पूरे उठापटक पर, वार पलटवार पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। राम कदम, प्रवक्ता महाराष्ट्र बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और उसके अलावा किशोर तिवारी, शिवसेना के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे किशोर तिवारी का रुख कर लेते हैं। किशोर तिवारी जी, क्या इस सरकार में किसी व्यक्ति पर आरोप लगेंगे तो उसका अधिकारी होगा तो सस्पेंड कर देंगे, बड़ा अधिकारी होगा तो तबादला कर देंगे, और मंत्री होगा तो उसको बचाएंगे, यही नीति है? अभी बीजेपी ने एक बात निकाली है कि इनका राजीनामा लो। अब राम कदम कहते हैं कि नार्को टेस्ट कराओ। अरे नार्को टेस्ट जो होती है वो कोर्ट मॉनिटर होती है और ऐसा नहीं होता है। अब ये कहते थे, राम कदम हरदम कहते हैं। माफ कीजिएगा, मैं किशोर तिवारी जी आपको रोकूंगा। इस वक्त देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। आजची पत्रकार परिषद ही हिंदीत सुरू करणार आहे। त्यांच्या एवढं चांगलं इंग्लिश माझं नाहीये। हम सभी जानते हैं कि एंटीलिया के सामने जो बॉम्ब की गाड़ी पकड़ी गई और उसके बाद कुछ इवेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ, उन घटनाओं में एपीआई सचिन वाजे ये अरेस्ट हुए, एटीएस ने भी कुछ लोगों को अरेस्ट किया और कई चीजें इसमें से बाहर आई। और इस बीच मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर श्री परमवीर सिंह, इन्होंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा और उस पत्र में उन्होंने यह आरोप लगाया कि तकरीबन 100 करोड़ रुपए की हफ्ता वसूली के टारगेट्स ये गृह मंत्री जी ने एपीआई वाजे और उनकी टीम को दिए थे। और उसी के चलते एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, वो कोर्ट में भी गए। कल आदरणीय शरद पवार साहब इस मामले को लेकर उन्होंने एक प्रेस की और परमवीर के दावे इसलिए झूठे हैं कि गृह मंत्री तो 1 तारीख से 15 तारीख तक अस्पताल में थे, फिर होम क्वारंटाइन थे, और जो ट्वीट्स पवार साहब के हैंडल से हुए उन ट्वीट्स में यह दिखाई पड़ता है कि मानो गृह मंत्री जी ये नागपुर में होम क्वारंटीन थे। सबसे पहली बात तो यह है कि आप में से कई लोगों ने देखा भी है, कुछ ने बताया भी है, ये माननीय गृह मंत्री जी का मैनिफेस्ट है। 15 तारीख को एक प्राइवेट जेट से वे मुंबई आ गए थे। उससे पहले उन्होंने प्रेस की, उस प्रेस का वीडियो तो कल ही मैंने जारी कर दिया था। और अगर हम देखेंगे तो 15 तारीख से वे अपने घर पर थे, लेकिन मेरे पास पुलिस विभाग के भी 2 मूवमेंट्स के कागज है। पुलिस विभाग में रोज मूवमेंट्स के बारे में कहा जाता है, बताया जाता है, उनका एक मैनिफेस्ट तैयार होता है मूवमेंट्स का। और अगर हम देखें तो इसमें तारीख जो है एक 17 फरवरी है। 17 फरवरी में जो लिखा हुआ है तो भगत सिंह कोश्यारी जी मुंबई रहेंगे, उद्धव ठाकरे जी
अपने सोई अनुसार अजित पवार जी मुंबई, शरद पवार जी पुणे, नितिन गडकरी जी दिल्ली और अनिल देशमुख जी इसमें लिखा है 17 फरवरी 2021 15 वाजता, 15 बजे आणि 3 बजे मोटरीने सह्याद्री गेस्ट हाऊस येथे आगमन आणि ओपन। दूसरा एक 24 तारीख का मैनिफेस्ट है जिसमें वापिस, चूंकि ये सारे Z+ प्रोटेक्टिव होंगे इसलिए इन्हीं का नाम इसमें आता है। फिर कोश्यारी जी, उद्धव ठाकरे जी, कोश्यारी जी मुंबई, उद्धव ठाकरे जी सोई अनुसार, अजितदादा पवार सह्याद्री अतिथीगृह 15 बजे, 3 बजे शरद पवार साहब मुंबई, नितिन गडकरी जी दिल्ली, अनिल देशमुख जी ये 11 बजे 24/2/2021 11 बजे मोटरीने निवासस्थान ते मंत्रालय जाणार, सोयीने निवासस्थानी परत येणार। अब ये मैनिफेस्ट है, गए कि नहीं मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई दावा नहीं करूंगा, लेकिन ये पुलिस के मूवमेंट के मैनिफेस्ट ये मेरे हाथ में लगे हुए। सबसे महत्व की बात इसमें यह है कि जो परमवीर सिंह इन्होंने पत्र लिखा है, आप सभी ने, मैंने कल भी उसको ट्वीट भी किया था, उस पत्र में SMS का एक या WhatsApp जो भी होगा उसका उन्होंने एक सबूत दिया है, एक एविडेंस दिया है, और जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से वो पूछते 16 मार्च को एंड व्हाट इज द डेट ऑफ वाजेज मीटिंग विथ HM सर, और उसमें ACP पाटिल बोलते हैं यस सर बट इट इज इन द एंड ऑफ फेब्रुआरी। तो इसलिए मुझे लगता है कि कल आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। एक राष्ट्रीय नेता के मुंह से, और जो देश में जाने माने नेता माने जाते हैं, उनके मुंह से कल गलत बातें कहलवाई गई, और जो प्रोटेक्ट करने का प्रयास ये कल किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरे तरीके से कंप्लीट एक्सपोज हुआ है। और मेरा मानना यह है कि 15 से 27 इस बीच गृह मंत्री जी जो होम क्वारंटाइन थे वो आइसोलेशन में नहीं थे। कई लोग उनको मिले हैं, कई अधिकारी उनको मिले हैं, और जिसके बारे में जानकारी अगर हासिल करनी है तो बहुत आसान है। दूसरा एक महत्व का विषय मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैंने परसों की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ट्रांसफर्स का एक रैकेट ये कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस ने पकड़ा। पकड़ने से पहले बकायदा DG और ACS होम की परमिशन ली, और उसका एक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया। 2017 में जिस समय मैं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री था, आप लोगों को याद होगा कि मुझे जानकारी मिली थी कि मुंबई के किसी होटल में कुछ लोग डीलिंग कर रहे हैं और कुछ पुलिस अधिकारी वहां जा रहे हैं। मैंने तुरंत कमिश्नर इंटेलिजेंस को बुलाया, मुंबई CP को बुलाया, एक प्लान ऑपरेशन हमने किया, तुरंत इंटरसेप्शन किए, उन सभी लोगों को अरेस्ट किया और चार्जशीट भी दाखिल हुई, क्योंकि सारे सबूत इंटरसेप्शन के माध्यम से थे। इसी प्रकार से वही COI जब उस समय थी, वही COI अभी भी थी। और मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे आने से पहले भी माननीय RR पाटिल जी के समय कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस वही COI थी, श्रीमती रश्मि शुक्ला, और इसलिए उनको तीनों गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है। तो उनको जब यह जानकारी मिली कि एक रैकेट ये मिनिस्टर का नाम इस्तेमाल कर रहा है,
उनके ऑफिस के लोगों के नाम आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में पुलिस वालों से सीधी बातचीत चल रही है। तो उन्होंने बकायदा उसके बारे में डीजी साहब के ध्यान में ला कर दिया और फिर नियम के अनुसार माननीय डीजी साहब ने उसमें थ्रू डीजी एक परमिशन एसीएस होम को मांगी गई कि ये सारे नंबर हमको इंटरसेप्शन पे लगाने, और बकायदा एसीएस होम ने वो परमिशन दी। उस परमिशन के तहत जब कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हुआ तो बड़ी एक्सप्लोजिव चीजें बाहर आने लगी और कई बड़े अधिकारी, कई पॉलिटिकल लोग, इनके नाम, चर्चाएं, ये इसमें से बाहर आने लगी। और ये सारी चीजें ध्यान में आने के बाद इसको सारा कंप्लीट इसका रिपोर्ट उस समय सीओआई ने तैयार किया और 25/8/2020 को यह रिपोर्ट सीओआई ने, कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस ने डीजी साहब को दिया और डीजी साहब ने 26 तारीख को, ये अनसाइंड है लेकिन जो मंत्रालय में वो साइंड है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, नहीं तो फिर वापस, और ये तो साइंड ही लेटर है। 26 तारीख को उन्होंने, डीजी साहब ने उस समय के एसीएस श्री सीताराम कुंटे जी को ये फॉरवर्ड किया और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कहा कि ये जो सारा रिपोर्ट है, hence it is recommended that this be brought to the notice of Honorable Chief Minister at the earliest and an immediate and comprehensive inquiry be ordered by the state CID to identify concerned individuals and take necessary legal action. It is also advised that the secrecy of the report be ensured in order to prevent unnecessary scrutiny which may bring disrepute to the government. ऐसा बिल्कुल क्लियर पत्र ये डीजी साहब ने उसके बाद लिखा 26/8। पहला जो है जो सीओआई ने लिखा हुआ है वो 25/8/2020 का है, यानी आज से 9 महीने पहले, कितना, हाँ 8-9 महीने पहले। दूसरा वो 26/8 का है। मेरी जानकारी के अनुसार उसके बाद इसके बारे में पूरी ब्रीफिंग ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हुई और मुख्यमंत्री जी ने कंसर्न भी जाहिर किया और ये मेरे पास डेटा है, करीबन 6.3 जीबी का, 6.3 जीबी का ये डेटा मेरे पास है कि जिसके अंदर ये सारे कॉल्स इंटरसेप्ट किए हुए और ये एक पूरा रिपोर्ट इसका जो है, मतलब ये कवरिंग लेटर है और कवरिंग लेटर के साथ ये पूरे ट्रांसक्रिप्ट्स उसके ये रिपोर्ट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे गए। लेकिन जब यह ध्यान में आया कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो डीजी साहब ने भी प्रयास किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी के यहां चली गई और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस पे। कैसे हुई? तो पहले कमिश्नर इंटेलिजेंस को, वो सीनियर मोस्ट थी, डीजी का उनका प्रमोशन था, उनका डीजी का प्रमोशन रोक दिया गया
और उनके नीचे वालों को एडवांस प्रमोशन दिया गया। उसके बाद चूंकि उनका रिकॉर्ड इम्पेकेबल था, सारे उनके सीआर बिल्कुल अच्छे थे, तो उसके चलते उनको प्रमोशन देना ही पड़ा। तो उनको प्रमोशन ऐसी जगह दिया, डीजी सिविल डिफेंस, जो पोस्ट ही अस्तित्व में नहीं। और सरकार पोस्ट तैयार कर सकती है, लेकिन उनको देते समय कैबिनेट का भी अप्रूवल नहीं दिया पोस्ट तैयार करने के लिए। और 10 बाय 10 का केबिन उनको दिया गया, मतलब उनको बताया गया कि आपने ये जो इंटरसेप्शंस किए नियम के अनुसार और रिपोर्ट जो तैयार की, ये रिपोर्ट तैयार करना आपकी गलती है, क्योंकि इसमें जो लोग लिप्त हैं वे सारे के सारे लोग इसके कारण एक्सपोज होते हैं। और जैसा मैंने कहा, जानबूझकर 25 अगस्त 2020 से आज तक इतने सेंसिटिव रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आश्चर्य की बात ऐसी है, इस रिपोर्ट में जिनके नाम आए हैं उनको वही पोस्टिंग्स मिली है, उनको वही पोस्टिंग्स मिली है। और इसलिए यह बहुत ही गंभीर इस प्रकार का मामला है। मैं उनका लेटर जरूर आपको एक्सेस कराऊंगा, पर मैं उसके एनेक्चर्स और ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव नेचर की है। इसमें कई अफसरों के नाम आते हैं, कुछ सीनियर अफसर्स के भी नाम आते हैं। और इसलिए मैंने आज शाम को दिल्ली में होम सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट मांगी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं दिल्ली जाने वाला हूं और ये पूरी जानकारी मैं होम सेक्रेटरी को दूंगा और मैं उनसे निवेदन करूंगा, चूंकि कई आईपीएस अफसर है, कुछ नॉन आईपीएस भी है, कुछ छोटे भी अफसर है, लेकिन चूंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और उनके कस्टोडियन ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसलिए होम सेक्रेटरी इस पूरे मामले की जांच ये सीबीआई से करे, इस प्रकार की मांग मैं होम सेक्रेटरी को करने वाला हूं। आपल्याला माहिती आहे की काल माननीय पवार साहेबांनी दिल्लीला एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि श्री अनिल देशमुख जी पहिले ॲडमिट होते, नंतर होम क्वारंटाईन होते, त्यामुळे परमबीर सिंग यांचं पत्र चुकीचं आहे असा सांगण्याचा प्रयत्न केला। मात्र त्यानंतर तात्काळ मी एक व्हिडिओ रिलीज केला आणि त्या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी स्पष्टपणे त्यांनी घेतलेली प्रेस दाखवली आणि त्यानंतर माननीय पवार साहेबांचे जे ट्वीट्स आहेत त्या ट्वीट्समध्ये त्यांनी असं सांगितलं आहे की ते जणू काही नागपूरलाच होम क्वारंटाईन होते। हे खरं नाही आहे। या संदर्भातला पॅसेंजर मॅनिफेस्ट आहे। तो पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। गंभीर आरोपों के दायरे में गृह मंत्री अनिल देशमुख भी लाए गए और साफ साफ कहा कि जब मुंबई में एक होटल में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए रैकेट चल रहा था, बैठकें हो रही थीं, तो उसकी एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट उस समय की कमिश्नर इंटेलिजेंस रश्मि शुक्ला ने तैयार की। ये रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखी गई कमिश्नर के जरिए, लेकिन इस रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद इस रिपोर्ट को एचएम यानी कि गृह मंत्री अनिल देशमुख को भेज दिया गया। अनिल देशमुख ने उल्टा रश्मि शुक्ला पर कार्रवाई की और उनके प्रमोशन को रोका गया। बाद में जब प्रमोशन दिया गया तो ऐसे पद पर दिया गया जो पद था ही नहीं। तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार के घनघोर आरोप लगाए गए हैं देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।